विद्यार्थियों, इस वीडियो के ज़रिए तीनों शब्द शक्तियों का एक सामूहिक विश्लेषण आपके सामने कर रहा हूँ। एक तालिका आपके सामने है अलग-अलग 3 प्रकार की शब्द शक्तियों की, जो अलग-अलग पहचान है। उसी पहचान को आपके सामने मैं बता रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न बनता है शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है, तो 3 आपके सामने हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। हर शब्द शक्ति अपने आप में किसी शब्द या वाक्य के अर्थ को हमारे सामने रखती है। ऐसे में दूसरा प्रश्न बनता है कि तीनों ही शब्द शक्तियों का संबंध अलग अलग प्रकार के 3 शब्दों से होता है, तो वे 3 शब्द कौन से होते हैं? आप देख पा रहे हैं, अभिधा का संबंध वाचक शब्द से होता है। लक्षणा का लक्षक या लाक्षणिक शब्द से होता है। व्यंजना का रिलेशन व्यंजक शब्द से होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अभिधा के माध्यम से वाचक शब्दों का अर्थ हमारे सामने आता है। लक्षणा से लक्षक या लाक्षणिक शब्दों का अर्थ हमारे सामने आता है और व्यंजना से व्यंजक शब्दों या वाक्यों का अर्थ हमारे सामने आता है। अब तीसरा प्रश्न निर्मित होता है कि जब ये तीनों ही शब्द शक्तियाँ इन 3 अलग-अलग कैटेगरी के वर्ड्स या सेंटेंस पर आरोपित होती है, अप्लाई होती है या इनसे जुड़ती है, तो कितने प्रकार के अर्थ हमारे सामने रखती है? तो उत्तर आपके सामने है। तीनों ही शब्द शक्तियाँ अपने आप में 3 प्रकार के अर्थ हमारे सामने रखती है। अभिधा का रिलेशन अलग शब्द से है, तो अलग अर्थ निकलेगा। इसी तरह लक्षणा और व्यंजना, इनका भी संबंध अलग प्रकार के शब्द या वाक्य से होता है, अतः इनके द्वारा जो अर्थ हमारे सामने आता है, वे अर्थ अपने आप में क्या होते हैं? अलग होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभिधा शब्द शक्ति से किसी भी शब्द या वाक्य का जो अर्थ हमारे सामने आता है, वह अपने आप में मुख्य रूप से अभिधेयार्थ के नाम से जाना जाता है। आप उसे वाच्यार्थ के नाम से भी पुकार सकते हैं। आप उसे मुख्यार्थ कह सकते हैं, शब्दकोशीय अर्थ कह सकते हैं और सबसे बड़ी बात सांकेतिक अर्थ कह सकते हैं। ये जो मैंने अंतिम शब्द बोला है सांकेतिक अर्थ, यहाँ पर एक प्रश्न निर्मित होता है कि तीनों में से ऐसी कौन सी शब्द शक्ति है जो किसी शब्द या वाक्य के सांकेतिक अर्थ का परिचय देने वाली है? तो उत्तर होगा अपने आप में अभिधा। अब इन तीनों ही शब्दों का जब हम विश्लेषण करते हैं, तो हमारे सामने जो 3 परिभाषाएं उभर कर आती है, वे कौन सी है या कौन कौन सी आइडेंटिटी अभिधा शब्द शक्ति से जुड़कर हमारे सामने प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती है। तो पहला प्रश्न तो बनेगा, अभिधा शब्द शक्ति किससे कहते हैं? तो आप उत्तर दोगे, वह शब्द शक्ति जिससे वाच्यार्थ का बोध होता है। आप ये भी कह सकते हैं जिससे मुख्यार्थ का बोध होता है, अभिधार्थ का बोध होता है, या शब्दकोशीय अर्थ सामने आता है, या किसी शब्द या वाक्य के सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अपने आप में अभिधा है। अब आप जब विचार करो वाच्यार्थ किसे कहेंगे, तो इसकी परिभाषा 2 आधारों पर आप बना सकते हो। नंबर 1, आप ये भी कह सकते हो कि वाचक शब्दों का जो अर्थ होता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। मुख्यार्थ की भी यही परिभाषा होगी। आप अगर शब्द शक्ति के जरिए वाच्यार्थ की परिभाषा बनाना चाहे तो ये कह सकते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति से जब किसी शब्द या वाक्य के अर्थ का बोध होता है, उसे अपने आप में वाच्यार्थ कहते हैं। अब अभिधा शब्द शक्ति की चौथे कॉलम में मैंने एक पहचान दे रखी है। मैंने 3 पहचान दे रखी है कि जहाँ आपके सामने ऐसा कोई सेंटेंस आए जिसमें कोई बात सरल शब्द में सीधी बात कही गई हो, इसका मतलब वहाँ पर अभिधा है। वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति होगी, वो भी अभिधा होगी। या फिर हम कहें कि जहाँ सुनते ही बात समझ में आ जाती है, ना तो उसमें प्रतीक है, ना कोई मुहावरा है,
न रूढ़ि पर आधारित बात है, न प्रयोजन पर आधारित किसी वर्ड का यूज हुआ है, न रूपक शैली में बात कही गई है, सरलतम सीधे शब्दों में बात कही गई है, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। तो लोक प्रचलित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अपने आप में अभिधा कहलाती है। उदाहरण आपके सम्मुख है, धनेश्वर सत्यवादी है। अब मैं अगर धनेश्वर हरिश्चंद्र है ऐसा कहता तो बात सीधी नहीं होती, लेकिन धनेश्वर के गुण धर्म को बताने के लिए मैंने सरल शब्दों में, सीधे शब्दों में दो टूक बात कही है, धनेश्वर सत्यवादी है। तो यहाँ पर धनेश्वर सत्यवादी है, ये पूरा सेंटेंस एज ए वाचक शब्द के रूप में यूज हो रहा है, और इसी सेंटेंस को हम जब अर्थ के रूप में ग्रहण करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि धनेश्वर सत्यवादी है, यही इसका वाच्यार्थ भी है। और इस वाच्यार्थ को सामने लाने का सामर्थ्य अभिधा शब्द शक्ति में है। दूसरे एग्जाम्पल पर विचार करें, सीता सीधी सादी है। अब यहाँ पर सीधे सादेपन को सरल शब्दों में, डायरेक्ट वे में आपके सामने रखा है। अभिधा शब्द शक्ति का एग्जाम्पल है, तालाब में कमल खिल गया। सुनते ही समझ में आ रही है बात, पढ़ते ही समझ में आ रही बात, आप कह सकते हो ये भी अपने आप में अभिधा का एग्जाम्पल है। अब विचार करते हैं विद्यार्थियों दूसरी शब्द शक्ति लक्षणा का। ध्यान रखिएगा कि जब अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से किसी शब्द या वाक्य के अभिष्ट अर्थ का बोध नहीं होता है तो हम रूढ़ि यानी परंपरा और किसी प्रयोजन को ध्यान में रखकर उस शब्द या वाक्य के लक्ष्यार्थ का ग्रहण करते हैं, और उस लक्ष्यार्थ का ग्रहण करवाने में सहायक सिद्ध होने वाली शब्द शक्ति को आप लक्षणा शब्द शक्ति कह सकते हैं। आप बहुत सिंपल सी परिभाषा बना सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया पहले, पुनः मैं कह रहा हूँ, लक्षणा का संबंध लक्षक या लाक्षणिक शब्दों से होता है। अब लक्षणा जब लक्षक शब्दों का अर्थ हमारे सामने लाती है तो प्रश्न निर्मित होता है, उस अर्थ को हम क्या कहते हैं? तो मैं पूर्व में बता चुका हूँ, फिर से सुनिए, उस अर्थ को हम कहेंगे लक्ष्यार्थ। फिर प्रश्न अगर निर्मित होता है, लक्षणा का संबंध किस प्रकार के शब्द से होता है? तो उत्तर दीजिएगा लक्षक या लाक्षणिक शब्द से। प्रश्न अगर निर्मित होता है बोर्ड परीक्षा में, लक्षणा से किसी शब्द या वाक्य का जो अर्थ निकलता है उसे क्या कहेंगे? तो उत्तर आएगा लक्ष्यार्थ कहेंगे। अब प्रश्न अगर निर्मित होता है लक्ष्यार्थ किसे कहते हैं, तो आप दो आधारों पर उत्तर दे सकते हैं। लक्षक शब्दों के अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से जब किसी शब्द या वाक्य का अर्थ हमारे सामने आता है उसे हम क्या कहेंगे? लक्ष्यार्थ कहेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि किसी रूढ़ि या परंपरागत बात को आधार बनाकर या किसी शब्द विशेष के प्रयोजन को समझकर लिखने वाले ने, बोलने वाले ने किसी शब्द को किस प्रयोजन से बोला है या लिखा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए या किसी रूढ़िगत बात को ध्यान में रखते हुए जब आप किसी शब्द या वाक्य का अर्थ समझते हैं उस अर्थ को भी लक्ष्यार्थ कहते हैं। अब इसकी आइडेंटिटी क्या है लक्षणा शब्द शक्ति की? सुनिए, लक्ष्यार्थ बोधक शब्द शक्ति, ये तो आपके सामने। अब लक्ष्यार्थ का बोध या तो मुहावरे प्रधान भाषा के माध्यम से हो रहा है, सिंबॉलिक लैंग्वेज के माध्यम से होगा, प्रतीकात्मक भाषा जहाँ पर वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति, जहाँ मुहावरा वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति, जहाँ किसी के गुणधर्म को बताने के लिए, गुण दोष को बताने के लिए जगत में फेमस किसी अन्य नाउन के जरिए किसी दूसरे नाउन के गुण धर्म को बताया जा रहा है, वहाँ पर भी लक्षणा शब्द शक्ति। जहाँ रूपक शैली में बात कही जा रही है वहाँ पर भी लक्षणा शब्द शक्ति। जहाँ स्थान के निवासियों से स्थान के नाम से स्थान के निवासियों का जिक्र हो रहा है वहाँ पर भी लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे भारत जाग उठा, तो भारत स्थान का नाम है, तो भारत के लोग इसका अर्थ निकल रहा है। चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया, 9-2-11 होना, इसका जो अर्थ आएगा भाग जाना, यह अपने आप में लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा आएगा।
तो कुल मिला के आप जब ये देखो कि किसी व्यक्ति के गुण दोष को बताने के लिए उसके साथ किसी प्राणी का जिक्र हुआ है, जैसे रमा गाय है, सीता गाय है। अब सीता तो गाय है, जैसा आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। उदाहरण में आप ये भी देख पा रहे हैं कि धनेश्वर हरिश्चंद्र है। ऊपर मैंने सरल शब्दों में बात कही थी, धनेश्वर सत्यवादी है। अब धनेश्वर के सत्यवादिता को बताने के लिए मैंने सीधा ना कहकर उसको कंपेयर कर दिया है हरिश्चंद्र से। अब हरिश्चंद्र के गुणधर्म को हम धनेश्वर पर आरोपित करेंगे तो आरोपण में सहायता करेगी लक्षणा शब्द शक्ति। तो जब आप ये सोचोगे कि धनेश्वर के साथ हरिश्चंद्र शब्द धनेश्वर की कौन सी क्वालिटी को बताने के लिए आया है, तब आपके सामने उत्तर आएगा कि हरिश्चंद्र इस जगत में अपने आप में सत्यवादिता के लिए जाने जाते हैं। तो आप समझ जाओगे धनेश्वर हरिश्चंद्र है। इस वाक्य का लक्ष्यार्थ होगा धनेश्वर सत्यवादी है। सीता तो गाय है, यहाँ गाय लक्षक शब्द है। धनेश्वर हरिश्चंद्र है, इसमें हरिश्चंद्र शब्द लक्षक शब्द है जिसका अर्थ लक्ष्यार्थ निकल रहा है। गाय शब्द लक्षक शब्द है जिसका लक्ष्यार्थ सीधी सादी ये अर्थ निकल रहा है। तो सीता तो गाय है, इसका सीधा सा जो परंपरागत अर्थ आप देखोगे, गाय शब्द का प्रयोजन, गाय शब्द को यूज क्यों किया गया है, सीता के सीधेपन को बताने के लिए। तो गाय के गुण धर्म का आरोपण सीता पर करेंगे तो सहसा आपके सामने बात आएगी लक्षणा शब्द शक्ति से आपको लक्ष्यार्थ समझ में आएगा, और लक्ष्यार्थ ये होगा कि सीता अपने आप में सीधी सादी है। अब विचार करते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर। चुनाव में कमल खिल गया। ऊपर मैंने आपको कहा था तालाब में कमल खिल गया, तो तालाब में कमल खिल गया सुनते ही पढ़ते हमें लगेगा कमल एक पुष्प विशेष है जो तालाब में खिला है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चुनाव में कमल खिल गया, तो कमल यहाँ पर सिंबल है। कौन से? भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है। अब खिलना किसकी तरफ इशारा कर रहा है? तो चुनाव में कमल खिल गया, इस बात को आप अभिधा के जरिए समझ नहीं पाएंगे। तब आप किस पर फोकस करोगे? लक्षणा का सहारा लोगे, और लक्षणा का सहारा लेते ही आपको समझ में आएगा कि चुनाव में कमल यानी भारतीय जनता पार्टी खिल गई, यानी उसकी जीत हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, यह लक्ष्यार्थ कौन सी शब्दावली से हमारे सामने आ रहा है? कमल खिल गया, चुनाव में कमल खिल गया। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ सिंबल आए किसी चीज़ को बताने के लिए, सिंबॉलिक लैंग्वेज आए, और उसके ज़रिए अगर आप कोई बात समझ रहे हैं तो वो बात तो लक्ष्यार्थ है, और उसको समझाने का जो कार्य है वह अपने आप में लक्षणा शब्द शक्ति करती है। चौथे एग्जाम्पल में देखो, वह हवा से बातें करता है। तो हवा से बातें करना मुहावरा है, तो मुहावरे का अर्थ भी अपने आप में लक्षणा के माध्यम से आएगा, और वह अर्थ अपने आप में लक्ष्यार्थ कहलाएगा। इसी तरह रवि तो गधा है। अब गधा है, इसका मतलब रवि को हम चार पैर वाला नहीं बता रहे हैं, जानवर नहीं कह रहे हैं। गधा किस दोष के, किस अवगुण के लिए जाना जाता है? तो हम कहेंगे किसी की मूर्खता को बताने के लिए, किसी को मूर्ख बताने के लिए आमतौर पर हम गधे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो रवि तो गधा है, यहाँ गधा शब्द लाक्षणिक यानी लक्षक शब्द है जिसका अर्थ है मूर्ख। तो रवि तो गधा है, इसका लक्ष्यार्थ क्या होगा? रवि मूर्ख है। फिर अगले विद्यार्थियों ने कमर कस ली। अब कमर कसना अपने आप में अभिधा से समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मुहावरा है, और आपको तो यही सोचना है कि जहाँ मुहावरा है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। तो कमर कस ली ये लक्षक यानी लाक्षणिक शब्द है जिसका अर्थ क्या होगा? विद्यार्थी तैयार होने लगे। किसके लिए? एग्जाम के लिए, या और भी कोई उनका लक्ष्य है। तो विद्यार्थियों ने कमर कस ली यानी वो तैयार हो गए, उद्यत हो गए। राखी है पर कलाई नहीं। अब राखी यहाँ पर बहन का प्रतीक है, कलाई यहाँ पर भाई का प्रतिनिधित्व कर रही। तो ये शब्दावली कह रही कि बहन तो है लेकिन कलाई यानी भाई नहीं है। तो राखी और कलाई, इनसे बहन और भाई की तरफ इशारा हुआ है, लेकिन ये इशारा लक्षणा शब्द शक्ति के जरिए आपको समझ में। तो लक्षणा की पहचान देखें आप चौथे कॉलम में, लक्ष्यार्थ बोधक शब्द शक्ति लक्षणा है। प्रयोजन या रूढ़ि पर आधारित अर्थ देने वाली शब्द शक्ति लक्षणा है।
और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि लक्षणा के दो भेद होते हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। तो जहाँ लक्ष्यार्थ किसी रूढ़ि या परंपरा पर निर्भर होता है वह रूढ़ा लक्षणा होती है, उसमें आमतौर पर आप मुहावरा देखोगे। और जहाँ किसी प्रयोजन को आधार बनाकर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है वह प्रयोजनवती लक्षणा होगी। फिर मुहावरे या प्रतीकों के माध्यम से कोई बात कही जाती है वहाँ पर लक्षणा होगी। फिर आप कह सकते हैं कि उपमा, इसके साथ साथ आप रूपक को भी लें तो रूपक शैली में बात है तो भी अपने आप में लक्षणा है। स्थान से स्थान के निवासियों का जिक्र हो तो भी लक्षणा है। अब अंतिम तीसरी शब्द शक्ति पर फोकस करें, व्यंजना। तो जब अभिधा किसी शब्द या वाक्य के अर्थ को समझा नहीं पा रही है, लक्षणा नहीं समझा पा रही है, तो उस शब्द या वाक्य में जो छुपा हुआ अर्थ है, उस छुपे हुए अर्थ को या कंडीशन बेस्ड अर्थ को, परिस्थिति पर आधारित अर्थ को सामने लाने का सामर्थ्य जिस शब्द शक्ति का है उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजना का संबंध किस शब्द से होता है? तो उत्तर आपके सामने है, व्यंजक शब्द से। व्यंजना जो हमारे सामने अर्थ लाती है उस अर्थ को क्या कहते हैं? तो उत्तर आपके सामने व्यंग्यार्थ। अब इसकी आइडेंटिटी 4 दे रखी है मैंने। व्यंग्यार्थ बोधक शब्द शक्ति बिल्कुल सही है। अगर आपको लगे कि कहीं पर किसी शब्द का छुपा हुआ अर्थ सामने आ रहा है, कंडीशन बेस्ड अर्थ आपके सामने आ रहा, परिस्थिति जन्य अर्थ दात्री, दात्री का मतलब देने वाले, यानी व्यंजना शब्द शक्ति ऐसी शब्द शक्ति है जो कंडीशन बेस्ड अर्थ देती है। जैसे आप स्कूल में जाते हो 7 बजे, किसी के माध्यम से आप सुनते हो अरे भाई 7 बज गए, फिर 4 कालांश के बाद फिर सुनते हो स्कूल में एंटर होते ही आप अगर किसी बालक के मुख से सुनते हो घंटी बज गई, फिर 4 कालांश बाद फिर सुनते हो घंटी बज गई, 8 कालांश बाद फिर सुनते हो घंटी बज गई। अब घंटी बज गई, घंटी बज गई 3 बार सुना, लेकिन सुनाने वाला वक्ता आपको उस समय की स्थिति के आधार पर कुछ करने के लिए कह रहा है। अब मॉर्निंग में अगर कह रहा है 7 बजे तो वो कहना चाह रहा है कि क्लास में जाओ, चलो। 4 पीरियड बाद कह रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है लंच ले लीजिए, खाना खा लीजिए। 8 पीरियड बाद घंटी बज गई ये कह रहा है, इसका मतलब कह रहा है छुट्टी हो गई, घर चलो। तो परिस्थिति के अनुसार जब किसी शब्द या वाक्य के अर्थ को ग्रहण किया जाता है तो उस अर्थ को तो व्यंग्यार्थ कहते हैं, और व्यंग्यार्थ तक पहुंचाने का सामर्थ्य किसमें होता है? व्यंजना शब्द शक्ति में होता है। अब श्लेष अलंकार जहाँ पर होगा वहाँ पर भी अपने आप में व्यंजना शब्द शक्ति होगी, क्योंकि श्लेष क्या करता है? प्रसंग के अनुसार, श्लेष में क्या होता है? किसी शब्द का प्रसंग के अनुसार एक से अधिक बार अधिक अर्थ आते हैं, एक से अधिक अर्थ आते हैं, तो जहाँ श्लेष वहाँ व्यंजना। फिर छुपा हुआ अर्थ बताने वाले। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर आप किसी से सुनते अरे शाम हो गई, तो सुनाने वाला क्या कहेगा कि शाम होने पर आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करो। ये उसका छुपा हुआ अर्थ यानी व्यंग्यार्थ है। माँ धनेश्वर से कह रही है अरे 7 बज गए, इसका मतलब 7 बजे जो रूटीन के हिसाब धनेश्वर काम करता है उसको करने के लिए माँ कह रही है, समय बताने के लिए नहीं कह रही। सुवर्ण ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। सुवर्ण शब्द यहाँ पर श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है, जो कवि के लिए अच्छे वर्ण या शब्द के अर्थ में आया है। कामुक इंसान के लिए सुंदरता, सौंदर्य के अर्थ में आया है, और चोर व्यक्ति के प्रसंग में सुवर्ण का अर्थ है स्वर्ण मुद्रिकाएं, गोल्डन कॉइन। तो शब्द एक था, अर्थ अनेक आए हैं। ये श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है, और अभी मैंने आपको बताया जहाँ श्लेष वहाँ पर अपना आप में व्यंजना। रही मन पानी राखिए बिनु पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी श्लेष अलंकार की तरफ इशारा कर रहा है, जो मोती के साथ चमक अर्थ दे रहा है। मानुष यानी मनुष्य के साथ इज्जत मान मर्यादा अर्थ दे रहा है, और चून यानी आटे के साथ जल अर्थ दे रहा है। तो पानी के 3 अर्थ आ रहे हैं प्रसंग के अनुसार। श्लेष अलंकार है यानी व्यंजना शब्द शक्ति है। और अंतिम देखो, अगर आप किसी स्थान पर खड़े हो और कंडक्टर परिचालक आपको कहता है आगरा आगरा आगरा, पाली पाली पाली, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि पाली जाने वाली, आगरा जाने वाली सवारी इस बस में आकर बैठ जाओ। तो हमने आगरा पाली सुनकर एक छुपी हुई बात का अनुभव किया।
एक कंडीशन और है कि जहाँ किसी के गुण दोष को बताने के लिए उस व्यक्ति से ही आप कंपेयर करें, उस व्यक्ति को उस व्यक्ति का ही रूप दें, तो भी वहाँ पर व्यंजना होगी। जैसे कमल तो कमल है, कमल को कमल ही कहा जा रहा है, ये व्यंजना की पहचान है। अब व्यंजना शब्द शक्ति भी अपने आप में दो प्रकार की होती है, शाब्दिक व्यंजना, आर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना में व्यंजना यानी व्यंग्यार्थ शब्द विशेष पर निर्भर करता है, और जिस शब्द पर निर्भर करता है उसको अगर उसके पर्यायवाची शब्द से बदल देते हैं तो व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता है। और आर्थी व्यंजना में व्यंजना यानी व्यंग्यार्थ अर्थ पर निर्भर करता है, ये एक मुख्य अंतर है। तो ये मैंने एक सामूहिक विश्लेषण आपके सामने किया है। आप इस टेबल के जरिए अंतर पर आधारित प्रश्न भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर पूछ लूँ व्यंग्यार्थ और लक्ष्यार्थ में अंतर क्या है, तो आप इस टेबल का उपयोग करोगे तो उत्तर लिख पाओगे। व्यंग्यार्थ का संबंध व्यंजना शब्द शक्ति से होता है, लक्ष्यार्थ का संबंध लक्षणा शब्द शक्ति से होता है। व्यंग्यार्थ व्यंजक शब्दों का अर्थ होता है, लक्ष्यार्थ लक्षक शब्दों का अर्थ होता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार शब्द शक्ति के इस वीडियो के जरिए मैंने एक सामूहिक विश्लेषण किया है। इसके पूर्व में मैं शब्द शक्ति का सामान्य परिचय एक वीडियो के जरिए दे चुका हूँ, और एक वीडियो ऐसा अपलोड मैंने किया है जिसमें 33 सेंटेंस मैंने आपके सामने रखे हैं ताकि आप उनमें निहित शब्द शक्तियों को पहचान सके। अब एक और वीडियो आपके सामने आएगा जिसमें लक्षणा और व्यंजना के भेदों की चर्चा मैं करूंगा। उसके बाद एक वीडियो के जरिए जो बोर्ड परीक्षा उपयोगी खाली जगह आ सकती है इस टॉपिक से जुड़ी, उन खाली जगहों से जुड़े प्रश्नों को आपके सामने रखूंगा। तब तक आप ध्यान देते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।